हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अपनी स्टोरीज को शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्ट्रॉशन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की जो भी स्टोरीज़ हैं ये इंटीरियर सिंध की स्टोरीज़ हैं और ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं ये सक्कर शहर की हैं। तो इससे पहले कि हम उन स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो लाइक दबा दें। ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ खुदा बख्श साहब ने भेजी हैं। और जो सबसे पहली स्टोरी है, इस स्टोरी के मुताबिक ये बताते हैं कि सक्कर के अंदर एक बहुत बड़ा धर्मशाला मौजूद है जिसे हिंदू धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। ये बताते हैं कि 2002-2003 में दिसंबर का महीना चल रहा था, शदीद सर्दी हो रही थी और आमतौर पे सक्कर के अंदर बहुत ज़्यादा धुंध हुआ करती है। तो वैसे ही शदीद सर्दी के साथ साथ धुंध मौजूद थी और इनके मामू किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। खैर, इनके मामू जैसे ही सक्कर शहर में एंटर हुए तो एंटर होने के बाद जब इनका गुजर उस धर्मशाला के सामने से हुआ तो ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं धर्मशाला के करीब पहुंचा तो वैसे वैसे मुझे धुंध के अंदर महसूस हो रहा था कि शायद कोई औरत है जो धर्मशाला के बिल्कुल सामने खंबे के साथ खड़ी हुई है। पहले ये समझे कि शायद इनका वहम है या इनको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये मज़ीद करीब पहुंचे तो ये बताते हैं कि वो जो लड़की थी जो वहाँ पे खड़ी हुई थी उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके मुंह के आगे उसका घूंघट पड़ा हुआ था। अब इतनी रात में जब इन्होंने इस अकेली औरत को वहाँ पे खड़े हुए देखा तो इन्होंने सोचा कि ये वहाँ पे जाएं और जाके उससे पूछें कि आखिर क्या वजह है कि वो इतनी रात में इतनी सर्दी में बाहर खड़ी हुई है। जैसे ही ये उस लड़की के करीब पहुंचे तो ये बताते हैं कि क्योंकि उसका मुंह तो नज़र नहीं आ रहा था, लिहाजा जब इनकी नज़र उसके हाथों पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके जो हाथ हैं वो इस कदर लंबे हाथ हैं कि तकरीबन उसके टखनों तक उसके हाथ लटके हुए हैं और इसके साथ साथ उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ही लंबी उंगलियां हैं और उन उंगलियों के ऊपर बहुत लंबे लंबे नाखून मौजूद हैं। अब जैसे ही इनको थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी फील हुई तो एकदम से रुके और रुकने के बाद जब इन्होंने उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे गौर किया तो उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही गंदे कपड़े थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जगह जगह से उसके कपड़े फटे हुए हैं। अभी ये उसके ऊपर गौर कर ही रहे थे कि एकदम से वो जो लड़की थी उसने इनकी तरफ बढ़ना शुरू किया और जैसे आमतौर पे लोग चला करते हैं या ख़वातीन चलती हैं वो ऐसे नहीं चल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके जो पाँव हैं वो दोनों अपनी जगह मौजूद हैं और वो हवा में लेविटेट कर रही है। जैसे ही वो लेविटेट करती भी इनकी तरफ बढ़ने लगी या इनके करीब आने लगी और उसको जब इन्होंने अपने करीब आता देखा तो ये जितना तेज़ हो सकता था वहाँ से भागना शुरू हुए और जो भी इनको आयत वगैरह आती थी ये मुसलसल पढ़ते रहे। जैसे तैसे ये गिरते पड़ते अपने घर तक पहुँचे और जैसे ही ये घर के सामने पहुँचे तो इन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपना दरवाज़ा नॉक करना शुरू किया। ये दरवाज़ा नॉक ही कर रहे थे कि एकदम से इनको महसूस हुआ कि इनके बिल्कुल बैक साइड पे या इनके पीछे कोई आके खड़ा हो गया है। अब जब इनको यकीन हो चला कि कोई इनके पीछे आके खड़ा हो चुका है
اور باقاعدہ اس کے سانسیں لینے کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ دوبارہ سے پلٹے، اور جیسے ہی یہ دوبارہ سے پلٹے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی چڑیل ان کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کی جو زبان ہے وہ تقریباً 4 سے 5 انچ تک نیچے لٹکی ہوئی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک دم سے انہوں نے چیخ ماری اور یہ وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ان کی آنکھ کھلی تو سارے کے سارے گھر والے ان کے قریب و جوار میں موجود تھے۔ ان کو شدید بخار ہوا تھا، اور سارے کے سارے لوگ جو ان کے قریب و جوار میں کھڑے ہوئے تھے سب ان سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا ہوا تھا کہ تم اتنی زور سے چیخے تھے۔ خیر انہوں نے جو بھی واقعہ تھا وہ سارے کے سارے لوگوں کو شیئر کیا، اور ایک قریبی امام صاحب سے رابطہ کیا گیا، اور رابطہ کرنے کے بعد ان پہ دم درود کروایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکر کے اندر یہ جو دھرم شالہ موجود ہے، اس دھرم شالہ کے قریب و جوار میں جو لوگ رہا کرتے ہیں ان لوگوں نے پچھلے 20 سالوں کے اندر متعدد بار اس چڑیل کو اپنے گھروں میں یا اپنے گھروں کی چھتوں پہ خاص طور پہ وٹنس کیا ہے۔ یہ عورت خاص طور پہ جو لوگ رات میں گزرا کرتے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی یا ان کو ڈرانے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ اسی طرح سکر کے اندر اسٹیڈیم روڈ موجود ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے گلی میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، اور ان کا نام محمد حفیظ تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا محمد حفیظ کو کسی بھی کام کے سلسلے میں دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا۔ تو ویسے ہی ایک دفعہ اس کو کام کے سلسلے میں سکر سے تھوڑا سا باہر شہر کی طرف جانا پڑا، اور رات کو جب وہ واپس آ رہا تھا تو واپس آتے آتے تقریباً رات کے 11 یا 11:30 بج چکے تھے۔ اب جو لوگ سکر شہر میں رہا کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عیدگاہ روڈ کے اندر ایک بہت مشہور بلڈنگ ہے جسے جنات بلڈنگ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس دور میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ بلڈنگ وہاں پہ موجود ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو صاحب تھے یہ اسٹیڈیم روڈ سے ہوتے ہوئے اتفاق سے جب جنات بلڈنگ کے سامنے پہنچے تو ان کو ایک دم سے کسی کے چیخنے کی یا کراہنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید ان کا وہم ہے، لیکن جب مسلسل کسی کے چیخنے کی یا کراہنے کی آواز آنے لگی تو ان کو یقین ہو چلا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو تکلیف میں ہے اور ان کے بہت قریب موجود ہے۔ ابھی یہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دم سے کسی نے ان کا نام لے کے ان کو پکارنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی کسی نے ان کا نام لیا اور ان کو بلانے لگا یا ان کو پکارنے لگا تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک دم سے یہ وہاں پہ رک گئے، کیونکہ عام طور پہ اگر کوئی آپ کا نام لے کے آپ کو پکارا کرتا ہے تو آپ وہاں پہ رک جاتے ہیں یا کم از کم پلٹ کے ضرور دیکھتے ہیں۔ خیر جب ان کو اپنے قریب و جوار میں کوئی بھی نظر نہیں آیا تو انہوں نے دوبارہ سے چلنا شروع کیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دوبارہ سے چلنا شروع کیا تو چلتے چلتے میری نظر ایک دم سے جنات والی بلڈنگ جو ہے اس پہ پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس بلڈنگ کے باہر جہاں پہ دروازہ موجود ہے اس دروازے کے سامنے ایک بہت ہی لمبا سا پتلا سا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو آدمی ہے اس کی ہائٹ تقریباً 8-8.5 فٹ کے مطابق ہے۔ خیر جیسے ہی میں نے اتنے لمبے آدمی کو دیکھا تو ویسے ہی مجھ پہ خوف طاری ہو گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ آخر اتنا لمبا آدمی بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب میرے ذہن میں جیسے ہی یہ خیال آیا ویسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جب میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو آدمی تھا میری نظروں کے سامنے ایک دم سے دھوئیں کی طرح ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب جب میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے یہ منظر دیکھا تو میری سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خیر میں جتنا جلدی ہو سکتا تھا میں نے قدم بڑھانا شروع کیے، اور میں چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ ابھی میرا گھر آنے ہی والا تھا، اور تقریباً 5 سے 10 منٹ کا
मज़ीद रास्ता रह गया था तो एकदम से मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पे पड़ी। जब मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पे पड़ी तो मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बाकायदा खिड़की से कोई बाहर झांक रहा है, और जो भी बाहर की तरफ देख रहा है उसकी जो आंखें हैं वो दूर से ही लाल शोलों की तरह या अंगारों की तरह चमक रही हैं। ये बताते हैं कि देखने के बाद मैं जैसे तैसे करके घर पहुंचा, और जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन तक शदीद बुखार रहा। इसी तरह सक्कर के अंदर एक बहुत मशहूर जगह है जिसे बंदर रोड कहा जाता है। बंदर रोड के ऊपर एक बिल्डिंग मौजूद है जो कि 4 मंजिला है, और इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि अक्सर लोगों ने तीसरे और चौथे फ्लोर पे मुख्तलिफ जन्नात को या उनके बच्चों को विटनेस किया है। 2010 या 2011 की बात है, इसी बिल्डिंग के एक फ्लोर के ऊपर एक साहब रहा करते थे, उनका नाम आमिर था। आमिर साहब बताते हैं क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो नाइट जॉब थी, यानी कि तकरीबन 5 बजे मैं ऑफिस जाता था और वापसी आते आते मुझे 2 या 3 बज जाया करते थे। वैसे ही एक दफ़ा जब मैं अपने ऑफिस से निकला तो मेरे ऑफिस से जो मेरे घर का रास्ता था वो तकरीबन 20 मिनट का रास्ता था, और मैं पैदल चलता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। तो जैसे ही मैं अपने घर के अंदर एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे सीढ़ियाँ मौजूद थीं और सीधे हाथ की तरफ एक रास्ता मौजूद था। अगर आप उस रास्ते को फॉलो करें या वहाँ से जाएं, ग्राउंड फ्लोर आ जाया करता था। खैर, जैसे ही मैंने गेट खोला और लेफ़्ट साइड पे जहाँ सीढ़ियाँ मौजूद थीं मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि एक औरत सीढ़ियों पे बैठी हुई है। उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ मौजूद हैं, और उसके जो बाल हैं वो बहुत ही लंबे बाल हैं, और इन बालों को उसने अपने मुंह के आगे किया हुआ है। अब पहले तो मेरी समझ ही नहीं आया कि ये कौन औरत है, लेकिन क्योंकि ये मुश्तरका रिहाइश थी तो मैंने सोचा हो सकता है कि इस घर के अंदर कोई नए किराएदार आए हों। खैर, ये देखने के बाद या ये सोचने के बाद मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन मैं बड़ा हैरान था कि इतने अजीब से हुलिये में बाल खोल के सीढ़ियों पे इस रात के टाइम में ये क्यों बैठी हुई है। अब मुझे क्योंकि ऊपर जाना था तो मुझे सीढ़ियों से गुजरना था। खैर, जैसे ही मैं सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू हुआ तो एकदम से वो जो औरत थी उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया, और जैसे ही उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया तो सबसे पहले मैंने उसकी आंखें देखी। मैंने देखा कि उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें हैं। जैसे ही मैंने उसकी आंखों को देखा तो मुझ पे खौफ तारी हो गया। अभी मैं उसके बारे में सोच ही रहा था या उसको देख ही रहा था कि एकदम से उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। जैसे ही वो मुस्कुराने के बाद वो एकदम से खड़ी हुई और उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। ये बताते हैं कि जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी मैं वैसे ही पलटा और जैसे तैसे करके मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मुसलसल भागने के बाद एक जगह नज़र आई जहाँ पे 2-4 लोग खड़े हुए थे और वो बातें कर रहे थे। ये बताते हैं कि इन सब को देखने के बाद मेरा हौसला बढ़ा और मैंने जाके उन सब को सारा का सारा वाक़या बताया। ये वाक़या सुनने के बाद वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि अभी बेहतर है कि आप घर ना जाएं, आप सुबह होने का वेट करें, और जब सुबह हो जाए तो आप फजर की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद वापस अपने घर चले जाएं। जैसे तैसे मैंने उन लोगों के साथ रात गुजारी, और जब सुबह हुई, अजान हुई, तो मैं मस्जिद चला गया। मस्जिद जाने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं घर गया तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे ना वो औरत मौजूद थी ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था। ये बताते हैं कि उसके बाद भी मुतादिद बार मेरे घर वालों ने या हमारे अलावा जो भी किराएदार थे उन सब लोगों ने ख़ास तौर पे 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे या इन फ्लोर्स की स्टेयर्स पे
उस औरत को बैठे हुए या मुस्कुराते हुए देखा है। इसी तरह ये एक पुराना वाकया जिक्र करते हैं। ये बताते हैं कि 1970 और 1971 में यहाँ पे एक साहब रहा करते थे, उनका नाम हारून था। ये जो हारून साहब थे ये सिक्योरिटी इदारे में जॉब किया करते थे और अक्सर ऐसा होता था कि इनको रात के वक्त में ड्यूटी के लिए बुलाया जाता था। वैसे ही एक रात थी और इनको कहा गया कि आज आपकी जो ड्यूटी है वो रात में अंजाम देनी है। खैर, जहाँ पे इनकी ड्यूटी लगवाई गई थी वो एक सरकारी दफ्तर था और इनको उस सरकारी दफ्तर की हिफाजत करनी थी। ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ जाके बैठा, शदीद सर्दी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ लकड़ियाँ जला लेता हूँ ताकि रात गुजारने में आसानी हो सके। इसी इरादे से लकड़ियाँ तोड़ने के लिए या लकड़ियाँ जमा करने के लिए जो करीबी दरख्त मौजूद थे ये उस तरफ चले गए। ये बताते हैं कि जब मैं उन दरख्तों के करीब पहुंचा तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने लकड़ियां काटना या जमा करना शुरू की। अभी मैं लकड़ियों को जमा ही कर रहा था कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे घोड़े के चलने की आवाज़ आया करती है, वैसे ही मुझे आवाज़ आना शुरू हुई और मुझे लगने लगा कि कोई घोड़ा मेरे करीब आ रहा है या कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और घोड़े को लेके मेरी तरफ बढ़ रहा है। आम तौर पे उस दौर के अंदर जो डाकू हुआ करते थे वो भी घोड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। अब जैसे ही मुझे गुमान हुआ कि घोड़ा मेरी तरफ आ रहा है तो जल्दी से मैंने लकड़ियाँ उठाईं, लकड़ियों को एक साइड पे रखा और जो मेरी राइफल थी वो मैंने रेडी कर ली कि अगर कोई दुश्मन होगा या कोई डाकू होगा तो उसको मार दूंगा। अभी मैंने राइफल तानी भी थी और मैं मुसलसल आवाज़ को फॉलो कर रहा था कि मैंने देखा कि सामने की तरफ से एक सफ़ेद कलर का घोड़ा है जो चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। उस घोड़े के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और उस आदमी ने ब्लैक कलर की शॉल ओढ़ी हुई है और उस शॉल की वजह से उसका पूरा मुंह, पूरा जिस्म मुकम्मल तौर पे छुपा हुआ है। खैर, मैंने गन तानी भी थी और मुझे यकीन था कि अगर इसने कोई उल्टी सीधी हरकत की या ये डाकू हुआ तो मैं उसको उसी वक्त फायर मार दूंगा। ये बताते हैं कि अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि देखते ही देखते वो जो आदमी था वो घोड़े से उतरा और जैसे ही वो आदमी घोड़े के ऊपर से उतरा तो एकदम से उसकी जो चादर थी वो नीचे गिरी और जैसे ही उसकी चादर नीचे गिरी तो जो मंजर मैंने देखा वो इस कदर खौफनाक और भयानक मंजर था कि मुझे यकीन है कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं उस मंजर को नहीं भूल सकूंगा। मैंने देखा कि एक बहुत ही लंबा सा आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है और वो जो आदमी है उसका धड़ मौजूद है लेकिन उसका सर मौजूद नहीं है। मैंने एक दफ़ा दोबारा से गौर किया, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वहम हो और जब मैंने दोबारा से गौर किया तो दोबारा देखने पे भी मुझे यकीन हो चला कि ये जो शख्स है इसकी गर्दन और नीचे का हिस्सा मौजूद है लेकिन ये जो आदमी है ये सर के बगैर है। ये देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मैं किस मुश्किल में फंस चुका हूँ। ये मंजर देखते ही मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते ये जो ऑफिस था जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे अंदर एंटर हो गया। जैसे तैसे करके मैंने ये रात गुजारी और अगले दिन जो मुझसे बड़े ऑफिसर थे उनको मैंने ये सारा का सारा वाक़या बताया। ये सुनने के बाद वो जो अफसर थे वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये जो सक्कर शहर है, इस पूरे शहर में बल्कि इसके करीब व जवार में बहुत सारी इस तरह की मखलूक़ात हैं जो लोगों ने देखी हैं। बस तुम कोशिश करो कि जब भी तुम अपनी ड्यूटी दो, पाक साफ रहो, हिसार करो ताकि कोई भी मखलूक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करें
اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی کو، ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ میری اگلی اپلوڈ تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔